नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। भू संतुलन की संकल्पनाओं के अगले पार्ट में हम जो हैपोर्ट, बॉबी, जोली, ऑर्थर होम्स की जो भू संतुलन की संकल्पनाएं हैं उन सब के बारे में शॉर्ट में परिचर्चा करेंगे। हैफोर्ड एवं बोवी की सबसे पहले हैफोर्ड और बोवी की जो संकल्पना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हैफोर्ड तथा बोवी ने जो है प्राट महोदय से मिलते जुलते अपने एक अलग मत का प्रतिपादन किया। हैफोर्ड कहते हैं कि भूपृष्ठ के नीचे अलग अलग घनत्व के भाग विद्यमान हैं, परंतु धरातल के नीचे की तरफ कुछ गहराई में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है, लेकिन उसके नीचे जो है वो घनत्व में समानता पाई जाती है। इसके लिए हैफोर्ड ने समतोल तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन, इसे उन्होंने समतोल तल, जो कि प्राट ने क्षतिपूर्ति तल कहा था, उसे इन्होंने समतोल तल कहा है। इस तल के ऊपर घनत्व तथा ऊंचाई के साथ जो है या के मध्य उल्टा अनुपात होता है तथा इस तल के जो नीचे है वो घनत्व में समानता पाई जाती है। समतोल जो तल है वो धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। इस तल के ऊपर कम घनत्व वाली चट्टानी भागों की ऊंचाई अधिक तथा अधिक घनत्व वाली चट्टानी जो भाग है उनकी ऊंचाई कम होती है। हैफोर्ड एवं बोवी के जो अनुसार संतुलन की स्थिति इन्होंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। उन्होंने जो है ये अलग अलग उच्चावच लिए हैं: आंतरिक मैदान, पठार, कोस्टल मैदान और ऑफशोर जो एरिया है समुद्र का। उन्होंने बताया एक लेवल ऑफ जो कंपनसेशन है उसके नीचे जो है घनत्व में समानता है, समान प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। इस तल के ऊपर जो है वो ऊंचे भागों का जो घनत्व है वो कम तथा नीचे भागों का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे घनत्व जो है वो कम होता जाता है। समतोल तल की जो विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए बोवी ने एक उदाहरण लिया जिसमें उन्होंने लोहा, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, पाइराइट और निकिल की बराबर चौड़ाई तथा मोटाई के 8 टुकड़े लिए और जिनकी लंबाई में भिन्नता थी। मोटाई उनकी समान थी लेकिन उनकी लंबाई में भिन्नता थी। इन टुकड़ों को जब पारे से भरे बर्तन में रखा तो सभी टुकड़ों का जो निचला तल है वो बराबर था। साथ ही जो है कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचाई में तथा अधिक घनत्व वाले टुकड़े कम ऊंचाई में स्थित थे। इस प्रकार बोवी ने बताया कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान होता है। इस प्रकार उन्होंने यह बताया कि आयतन वाले भाग अपने विभिन्न घनत्व से संतुलित होकर इस तरह एक दूसरे के साथ रुके हुए हैं कि समतोल तल पर उनका भार बराबर है। ये डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो पारे से भरा हुआ एक बर्तन है जिसमें लेड, आयरन और जिंक, इनके जो समान मोटाई लेकिन उनकी जो ऊंचाई है उनमें भिन्नता है, उनको लिया तो उनको जब डाला पारे के बर्तन में तो एक लेवल पर जाकर जो है ये स्थिर थे। उस लेवल से ऊपर जो है इनकी ऊंचाई में विभिन्नता है और इनका जो घनत्व है वो ऐसे ही है कि कम घनत्व वाला भाग ज़्यादा ऊंचा है और अधिक घनत्व वाला भाग नीचा है। हैफोर्ड और जो बोवी हैं उनके अनुसार क्षतिपूर्ति जो तल है वो धरातली सतह से 112 किलोमीटर की 100 से 112 के बीच उन्होंने बताया। यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ते माप पर ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ आपत्ति हो सकती है। इनकी आलोचना भी हुई इस चीज़ को लेकर कि इतने अधिक गहराई पर अधिक ताप के कारण चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, कोई भी चट्टान जो है वो ठोस अवस्था में रह नहीं सकती है। तो इस प्रकार चट्टानों के पिघल जाने पर क्षतिपूर्ति तल का, ऐसे किसी क्षतिपूर्ति तल का होना असंभव है। नेक्स्ट जो है वो जोली की संकल्पना है। जोली ने 1925 में संतुलन से संबंधित सिद्धांत में अपना मत प्रकट किया जिसमें उन्होंने हैफोर्ड और बोवी के मत का खंडन किया है। हैफोर्ड और बोवी का जो मत है वो प्राट के नियर है, प्राट से समानता रखता है। हैफोर्ड और बोवी के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व बदलता है पर नीचे घनत्व समान रहता है।
जोली ने बताया कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं हो सकता, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं इसमें आसानी से अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। और सही भी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की टेक्टोनिक गतिविधियां होती है, जिनकी वजह से ऐसे किसी तल का होना असंभव है। तो टेक्टोनिक घटनाओं की वजह से ऐसा क्षतिपूर्ति तल यदि है होता भी तो वो भी नष्ट हो जाता। जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है, जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। तो इन्होंने बताया कि जो समान घनत्व वाले क्षेत्र हैं, इनके नीचे एक 10 मील मोटी एक परत है। इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे तक तथा हल्के पदार्थ वाले भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं, और अधिक घनत्व वाले पदार्थ वो कम गहराई तक वो डूबे रहते हैं या वो पदार्थ भरा हुआ रहता है। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये 10 मील जो मोटी परत है, इसमें उनका जो लेवल है वो एक इक्वल ना होकर इसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो उन्होंने जो हम ये कह सकते हैं, उन्होंने जो लाइन ऑफ कंपनसेशन थी उसको उन्होंने जोन ऑफ कंपनसेशन कहा, जो कि 10 किलोमीटर या 10 मील या 16 किलोमीटर मोटा एक एरिया बताया, जिसमें जो है कम घनत्व वाले पदार्थ कम गहराई तक और अधिक घनत्व वाले अधिक गहराई तक धसे हुए रहते हैं। जोली ने क्षतिपूर्ति तल की एक रेखा के रूप में न मानकर उसे एक 10 मील मोटी परत के रूप में या क्षतिपूर्ति मंडल के रूप में माना है। जोली के मत में भी तैराव के सिद्धांत की झलक आती है, मतलब ये एरी के मत के निकट है, परंतु यह विचार हैफोर्ड और बोबी के अनुसार न होकर एरी के जो तैराव का जो नियम है उसके नजदीक है। ऑर्थर होम्स की जो संकल्पना है, ऑर्थर होम्स का विचार भी सर जॉर्ज एरी के मत से बहुत ज़्यादा मेल रखता है। एरी की तरह होम्स ने भी स्वीकार किया है कि ऊंचे उठे हुए भागों का जो निर्माण है वो हल्के पदार्थों से हुआ है। उन्हें संतुलित रखने के लिए उनका अधिकांश भाग अधिक गहराई तक डूबा रहता है, जिसका घनत्व काफ़ी कम होता है। पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की जड़ें होती हैं, मतलब पर्वतीय भाग काफ़ी गहराई तक जो है वो सीमा में धसे हुए होते हैं, जो 40 किलोमीटर या उससे अधिक गहराई तक रहती हैं। सागर तल के निकट मैदान की जो नीचे सियाल की गहराई ये 10 से 12 किलोमीटर ही पाई गई है, तथा सामुद्रिक तली के नीचे या तो सियाल होती ही नहीं, अगर होती भी है तो बहुत थिन उसकी लेयर होती है। इस डायग्राम में उन्होंने बताया, देखो देखने पर ये लग रहा है कि जो प्लेट माउंटेन है उनकी रूट काफ़ी गहराई तक है, प्लेन की उससे कम है, लेवल ऑफ सी के नीचे अगर हम देखते हैं तो ये जो देख पा रहे हो आप, ये माउंटेन के नीचे काफ़ी गहराई तक सीमा में ये धसा हुआ है, प्लेन कम गहराई तक, और सी लेवल या इसकी तली देखते हैं तो वो न के बराबर जो है उसमें धसी हुई है। इस तरीके से जो है इन्होंने जो ऊंचे भाग काफ़ी गहराई तक जो है वो सीमा में धसे हुए रहते हैं। तो भूतल पर हम संतुलन की व्यवस्था को यदि देखें तो भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है, क्योंकि भूगर्भिक जो शक्तियां हैं या प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज होती रहती हैं उसमें अव्यवस्था उत्पन्न करती रहती हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्राय धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण जो संतुलन की जिस आदर्श स्थिति की हम आइसोस्टेसी में बात करते हैं उसका पाया जाना संभव नहीं है। जब किसी स्थान पर पर्वत का निर्माण होता है तो उस स्थान पर शीघ्र अपरदन का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। ये भी है कि जैसे ही पर्वत बनते हैं तो वहाँ शीघ्र अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। इसका ऊंचे उठे हुए भाग निरंतर कटते रहते हैं। इस प्रकार अपरदन के कारण पर्वत की ऊंचाई घटने लगती है, और इसके विपरीत क्षति ये जो अपरदन का अवसाद है या जो मलबा है वो निरंतर सागर में जमा होता रहता है, जिस कारण वहाँ का भार बढ़ता रहता है। इस प्रकार पर्वतीय भाग हल्के होने लगते हैं और सागर तली का भार बढ़ता जाता है। दोनों में संतुलन की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाती है। पर्वतीय भाग में के अपरदन होने से उसका दबाव कम होता है, फलस्वरूप उसके उठाव या उभार होने लगता है। इसके विपरीत तली नीचे धसकने लगती है क्योंकि उसके ऊपर भार बढ़ता जाता है। इस प्रकार दो जगहों पर दबाव के कारण सब स्ट्रेटम में भारी पदार्थ क्या होता है, हल्के पदार्थ की ओर मंद बहाव उनका या मंद से प्रवाहित होने लगता है। परिणाम स्वरूप जो अपर्दित स्तंभ ऊपर उठने लगता है और जो भारी पदार्थ है जहाँ मलबा जमा होता रहता है सागर तली में वो नीचे धसने लगती है।
सब स्ट्रेटम का ऊपरी भाग सियाल के ऊपरी भाग के विपरीत गैसयुक्त तथा गर्म होता है। इस कारण पदार्थों का बहाव होता है, परंतु यह भाव अत्यंत धीमी गति से होता है क्योंकि ऊपर की परतों का उस पर भार रहता है। इस प्रकार पदार्थों की स्थान आपूर्ति होती है, उनके स्थान में परिवर्तन होता रहता है। धरातल पे वो ऊंचे उठे हुए भाग से समुद्र तली की ओर जाते हैं, नीचे समुद्र तली से निचले भाग में देखें तो वो पर्वतों की ओर वो संचलित होते जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम जो आदर्श भू संतुलन की बात करते हैं वैसी व्यवस्था जो है पृथ्वी पर संभव ही नहीं है, उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न होता है। धन्यवाद।